हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी की श्रृंखला हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एसएससी जीडी की जो जीके और जीएस का पार्ट है 20 नंबरों का, वो कवर करेंगे। और आज जो पीवाईक्यू के रूप में जो होगा वो 12 जनवरी 2023 का होगा। और शिफ्ट कौन सा होगा आपका, वो शिफ्ट होगा थर्ड। कौन सा होगा, थर्ड होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। चार ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मनमोहन सिंह। ठीक है, या मनमोहन सिंह। तो देखिए, सबसे ये ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर कि ये बात कर रहा है मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो जो आपका ये मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर सेंस में, इसमें लिखा कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य देखेंगे तो ये संविधान के किस भाग में है। अगर भाग की बात करता है ये, ठीक है, तो बोलेंगे ये आपको मिल जाएगा किस में, तो जो आपका भाग है 4 क में है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में ये है, तो बताएंगे ये 51 क में है। किसमें, 51 क में है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है, हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, वहाँ से हमने इसको लिया है। यानी मूल रूप से देखा जाए भारतीय संविधान में, देखा जाए मूल रूप से तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये इसको हमने रूस के संविधान से अपनाया है, वहाँ से लिया। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है इसको जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में किस समिति की किस गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कितने, तो 10 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में टोटल तो मौलिक कर्तव्य 11 है। भाई, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 11 है। ठीक है, कितनी है, 11 है। लेकिन फिर क्या होगा कि फिर एक अमेंडमेंट होगा, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होगा, 2002 में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है ना, 11वां मूल कर्तव्य क्या था कि जो आपका कह सकते हैं कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको शिक्षा दिलाने का जो अधिकार होगा, सॉरी, उनका जो मूल कर्तव्य होगा उनके पेरेंट्स का होगा या अभिभावक का होगा। तो मूल संविधान में ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़ा गया था ना, ध्यान रखिए। तो ये बात चली कब, ये अगर मान लो 1976 की बात है, तो 1976 में भाई पीएम कौन होंगे हमारे, तो कहेंगे इस समय तो यही है आयरन लेडी, कौन, इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी के समय में ये सब कुछ हुआ था। क्योंकि ये जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसे मिनी संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान।
तो इसके लिए सही आंसर क्या है, वो है राजस्थान। ठीक है। अच्छा अब देखिए जो कालबेलिया जनजाति है राजस्थान की, देखो कालबेलिया क्या है, आपकी एक जनजाति है, या मैं कह लूँ तो सीधे सपेरा जनजाति है। ये क्या है, सपेरा जनजाति है। ठीक है। तो कालबेलिया जो जो नृत्य करती है, इसे हम लोग कालबेलिया नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा किया गया नृत्य क्या कहता है, वो कहता है कालबेलिया नृत्य कहलाता है। ठीक है। नृत्य कहलाता है, जो 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। शामिल किया गया। ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप एक और ध्यान रखिए कि कालबेलिया लोग को ये चित्रकला बनाते हैं। ठीक है। तो इनकी चित्रकला जो है, अब देखो ये राजस्थान में पाई तो जाती है, लेकिन राजस्थान के साथ साथ गुजरात में भी पाई जाती है, कि दोनों के बॉर्डर सटे हुए हैं। ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, एक है नाग गुम्फन क्या एक चित्रकला है। ये लोग अपने जब शादी विवाह का अवसर होता है तो अपने घरों की दीवारों पर, मिट्टी की दीवारों पर बनाते हैं ये लोग। तो ये गुजरात का है, स्पेशली गुजरात का है। लेकिन ये बनाती कौन जनजाति है, ये बनाती है कालबेलिया जनजाति है, क्योंकि गुजरात में भी कालबेलिया जनजाति पाई जाती है। तो वो कच्चे जो दीवारें होते हैं, मिट्टी की दीवार, उस पर नागवा का चित्र बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं। ठीक है। बाकी देखो राजस्थान में दो तीन लोक नृत्य को ध्यान रखना। एक आपने पढ़ा होगा, यहाँ का लोक नृत्य है घूमर। ठीक है। क्या हमने पढ़ा है, घूमर। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा क्या, कालबेलिया। इसके अलावा एक है 13 ताली। ठीक है। इसके अलावा भवई भी यहाँ पे चलता है। ठीक है। बिहार की बात करें तो यहाँ का एक लोक नृत्य है, कौन सा, झिझिया करके। ठीक है। झिझिया। यहाँ पे है जटिन। इसके अलावा विदेशिया। इसके अलावा गंगिया। ठीक है, गंगिया। ठीक है। और भी सारे हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा नहीं है, बताना है आपको। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है, कह रहा सही नहीं है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। तो ये देखो इसमें कह रहा है गलत है ना। अच्छा देखो ये ध्यान देना कि कह रहा है कि नहीं है, तो वो सेकंड लाइन में दिया हुआ है, तो इसको विशेष रूप से कह रहा है ना, ध्यान देना है। नहीं है ना, तो देखो अब राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति तो है, ठीक है, लेकिन मृत्युदंड की नहीं है। मृत्युदंड की नहीं है। मृत्युदंड केवल और केवल भाई राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल नहीं कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा। तो यही कथन क्या है, यही कथन गलत है, इसीलिए हमारा ये वाला ही सही हो जाएगा। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, हाँ बिल्कुल निहित होती है, ये भी सही है। और कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, हाँ जारी कर सकता है। क्यों, हमें पता है कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है, कौन सा, तो 213 के तहत राज्यपाल क्या कर रहा है, राज्यपाल क्या करेगा, जारी करेगा, क्या, अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है। और 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है। चलो आगे देखो सवाल चौथा नंबर।
आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ठीक है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? यहाँ पे थोड़ा कि अब ये पूछ रहा है भाई किस समय कोच, ठीक है, तो ये तो लिखा नहीं किस समय के कोच की बात करें, लेकिन इसमें प्रश्नकाल के दौरान ऐसे ही आया, तो इसमें सही आंसर है ऋषिकेश कटेकर, ठीक है, कनिटकर। तो अब देखो जो आपका आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? ये है दुबई में। दुबई का मतलब यूएई का एक शहर है, ठीक है, यूएई की राजधानी नहीं है, यूएई की राजधानी तो अबू धाबी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये आईसीसी वर्ल्ड कप किसका? अंडर 19 का। अब देखो ये जो आईसीसी अंडर 19 जो प्रथम वर्ल्ड कप था, ये कब हुआ था? प्रथम वर्ल्ड कप ये कब हुआ था? तो बताएंगे ये 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, यानी कुल मिला के बात कर रहा है मनरेगा का, ठीक है, मनरेगा, ठीक है, जिसे हम लोग होते हैं इसे क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब जो एक्ट की बात करेगा ना, तो एक्ट तो आया था कब? 2005 में, ठीक है, 5 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? या मैं सीधे बात करूँ तो जब ये शुरुआत में जब आया था ना, तो इसका ये इसे लागू करने की बात कर लेते हैं, ठीक है। लागू जो हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 2006 से, ठीक है ना। और कहाँ से लागू हुआ था? तो एक आंध्र प्रदेश का जिला पड़ता अनंतपुर, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से इसको लागू किया गया था, लेकिन तब इसका ये नाम नहीं था, ठीक है, तब इसका नाम नहीं था। यानी कि मनरेगा का प्रारंभिक नाम था वो था नरेगा, ठीक है। क्या नाम था? नरेगा। क्या नाम था? नरेगा था। तो नरेगा से, ध्यान रखना, नरेगा से मनरेगा कब बना? मनरेगा कब बना? तो ये बना 2 अक्टूबर 2009 से। कब बना? 2009 से। अब जो ये मनरेगा है, मनरेगा, ये ध्यान रखना, ये जो आपका डीपीएसपी है ना, अनुच्छेद 43 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसे बनाया भी गया था। मनरेगा में ध्यान रखना कि भैया कम से कम एटलीस्ट 100 दिनों को रोजगार तो देंगे ही देंगे, ठीक है। ध्यान रखना क्या है? कम से कम 100 दिनों का क्या मिलेगा? रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप अप्लाई करेंगे तब, जब आपका जॉब कार्ड बनेगा तब, ठीक है। जॉब कार्ड 15 दिन बन जाएगा। तो मनरेगा को आपको ध्यान रखना है, ये विश्व की सबसे बड़ी, कह सकते हैं ना, विश्व की ये सबसे बड़ी इस समय क्या है? ये गारंटी योजना है, ठीक है। गारंटी क्या है? योजना है, रोजगार है। और ध्यान रखना कि मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी किस राज्य की है? मजदूरी सबसे अधिक किस राज्य की है? मजदूरी जो अगर मैं सर्वाधिक की बात करूं तो वो इस समय हरियाणा की है। सबसे ज़्यादा कहाँ की है? हरियाणा की, हरियाणा की है, ठीक है। हरियाणा की सबसे अधिक है, ठीक है, इसकी मजदूरी। और मजदूरी जो है ना, वो पूरा का पूरा जो फंड आता है मजदूरी का, वो केंद्र सरकार देता है। जबकि मनरेगा में कुछ अगर सामान वामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मान लो तालाब स्थल पे खुदाई चल रही है, तो वहाँ पे जो भी सामान है, और मान लो पानी के लिए बाल्टी चाहिए, ठीक है, कोई अगर चोट लग गया तो उसको प्राथमिक मतलब फर्स्ट एड चिकित्सा भी चाहिए, तो वो सबकी व्यवस्था जो करेगा वो राज्य सरकार करेगा, ठीक है। बाकी मजदूरी जो होगा पूरी की पूरी सरकार ही देगा, ठीक है ना, केंद्र सरकार देगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कब शुरू हुआ था ये? 2006 में शुरू हुआ था। एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, ठीक है।
चलो, यूपी में हालांकि 237 रुपया है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकिलिंग इन इंडिया, बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका आप देखेंगे तो बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 4th नंबर, ठीक है। अब देखो बीसीसीआई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका है? तो बताएंगे, ये है वानखेड़ा स्टेडियम के पास में ही है, वानखेड़ा स्टेडियम। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। तो भारत में क्रिकेट जो है ना कराने का जिम्मेदारी जो भी कुछ होता है वो इसी का होता है, ठीक है, इसी का होता है। जितने भी आपने देखा दिलीप ट्रॉफी की बात करते हैं, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी हो गया, ठीक है, ये सब यही कराता है, ठीक है, बीसीसीआई कराता है। अब देखो भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता डैश डैश को भारत के लिए अगला महान्यायवादी नियुक्त किया है। तो महान्यायवादी किसे नियुक्त किया था 2022 में? ठीक है, देखो जसवीना अहलूवालिया, राम जेठमलानी, आर वेंकट रमणी, प्रवीण आनंद। तो ये नियुक्त किया है किसको? तो आर वेंकट रमणी को, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो ये महान्यायवादी है एडवोकेट जनरल महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार का वकील होता है, वकील होता है, ठीक है, वकील होता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति वो करेगा राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। महान्यायवादी का किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद मिलेगा 76, ठीक है। और भाग कौन सा होगा? भाग होगा आपका 5। कौन सा? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? तो बताएंगे वो होता है महान्यायवादी, ठीक है। जैसे राज्यों में जो होता है महाधिवक्ता होता है, ठीक है ना, वो कौन सा? महाधिवक्ता होता है, जबकि केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होता है। तो आर्टिकल 76 में इसका क्या उल्लेख है? महान्यायवादी का। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है जो उसको कानूनी सलाह देता है? तो वो है कौन? महान्यायवादी। और महान्यायवादी लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो महान्यायवादी ध्यान रखिएगा कि ये लोकसभा की क्या करता है? बैठकों में भाग ले सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है, ठीक है। तो जब सरकार की कार्रवाइयों में बैठेगा तभी तो सरकार के कुछ चीज़ें जानेगा। और मान लो किसी राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा केंद्र सरकार पर अगर मुकदमा कर दिया जाए या उससे कोई वाद विवाद हो जाए तो यही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखेगा। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 किसने पेश किया था? मीनाक्षी लेखी, कृष्णपाल राव, इंद्रजीत, अजय कुमार मिश्रा। तो ये कौन है? अजय कुमार मिश्रा, ठीक है, अजय कुमार मिश्रा। अगला जाओ, अगला आपका है पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान करें। चेक गणराज्य, पोलैंड, डेनमार्क या जर्मनी। अगर आप पवनों का देश कहे जाने वाला तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? डेनमार्क, ठीक है। पोलैंड को तो हम लोग कहते हैं खेतों की भूमि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? खेतों की भूमि कहते हैं, ठीक है, खेतों की भूमि कहते हैं, ठीक है। इसको बताना पोलैंड। एक आप मिलेगा फिनलैंड, है ना, फिनलैंड, फिनलैंड। तो इसे हम लोग कहते हैं झीलों का देश या हजार झीलों का देश भी कहते हैं। इसे कहते हैं झीलों का देश, झीलों का देश कहते हैं। एक आपको मिलेगा बेल्जियम, ठीक है। कौन मिलेगा?
बेल्जियम। इसे यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। यूरोप का क्या बोलते हैं? कॉकपिट कहते हैं। क्या बोलें? यूरोप का कॉकपिट बोलते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जरा एक और बैक आओ। यहाँ से कुछ आपसे पूछ लेता राजधानियाँ। देखो, अगर आपसे पूछता है कि चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, ये भी इसकी राजधानी है प्राग। ये हालांकि यूरोप का ही देश है। पोलैंड की राजधानी क्या है, इसे बताएंगे वार्शा, ठीक है, वार्शा। डेनमार्क का कोपेनहेगन, कोपेनहेगन ये है। और जर्मनी का तो बता देंगे बर्लिन। क्या है? बर्लिन, ठीक है। जर्मनी में ही तो है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ये ध्यान रखिएगा, पर्वत है, जंगल नहीं है। क्या है? पर्वत है। कहाँ पे? जर्मनी में। अगला जो मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश डैश की सवारी करते थे। हाथियों, एक सिंगे, गैंडा है, यूनिकॉर्न, घोड़ा या बैल। तो अब राजा हैं तो जाहिर सी बात है हाथी की ही सवारी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हाथी की सवारी करेंगे। तो और यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज, तो देखो मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। सेकंड बात ये भी ध्यान रखना है आपको कि मेगास्थनीज ने पुस्तिका भी लिखी थी, इंडिका, ठीक है। इसकी क्या थी? पुस्तक एक थी जिसका नाम क्या था? इंडिका, ठीक है, जिसे मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अगला है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई, स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गन्ना का तो नहीं किया जाएगा। कोयला, प्राकृतिक गैस, सेल, रसायन। तो इन सब के यूज के लिए हम लोग कहते हैं सेल रसायन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है, सेल रसायन का। आगे जाओ। अगला, अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव मल्होत्रा, अजय भूषण पांडे, एस नकुल या तरुण बजाज। तो देखो किसे चुना गया है? तो वो आपको सुना है किसे? संजीव मल्होत्रा को, ठीक है। किसे चुना है? संजीव मल्होत्रा। अगला है सवाल, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है। अच्छा देखो, ये लिखा है क्या? नगद, यानी नगद मतलब क्या हो गया भाई? कैश, आरक्षी, रिजर्व रेशियो, यानी CRR, नगद आरक्षी अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद के रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है राज्य तरलता अनुपात, वैधानिक लाइसेंस अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता रेपो। तो ये कहा जाता है देखो वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल है कि डैश डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया। देखो अभी आ गया ना अंतःक्रिया। अब कह रहा है कि जीवित जीव और भौतिक वातावरण यानी जैविक और अजैविक घटकों का जब अंतर संबंध होता है, अंतर क्रिया करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे स्थिर, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा व स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है?
पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो बताएंगे वो है महासागर, ठीक है ना, महासागर होते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र कौन बनेगा, भाई सबसे छोटा कौन सा बनेगा, सबसे छोटा, तो वो एक्वेरियम बन जाएगा, जो घर में रखते हैं एक्वेरियम, वो पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि कोई भी जीव और कोई भी अजीव, अजीव मतलब यानी भौतिक कारक जैसे सूर्य, प्रकाश, हवा, मिट्टी, जल, ये मतलब आपके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण और जीव जंतु जब आपस में इंटरेक्ट हों, उनके अंदर भी जब अंतःक्रिया कोई हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसका ये आंसर होगा। आगे जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर की फसल कटाई के मौसम को मनाया जाता है, ठीक है, वैसाखी, लोहड़ी, मकर संक्रांति, ओणम। अब देखो यहाँ बात आएगी ना फसल कटाई की, ठीक है ना, और वो भी कह रहा सीधे फसल कटाई भी कह रहा है और कह रहा अगस्त व सितंबर, तो अगस्त व सितंबर कह रहा है, तो इससे पता चल गया कि ये कौन सा है, ये है ओणम है, ठीक है। ओणम कहाँ का है, तो ये है केरल का है, ठीक है। मलयालम कैलेंडर जो है उसका एक महीना है, जिसे हम बोलते हैं चिंगम, ठीक है ना, चिंगम, ठीक है, चिंगम माह में, ठीक है ना, और ये माह मैच खाता है हमारे में कब, अगस्त और सितंबर में। तो ओणम पर्व जो है ये कुल मिला के भाई 10 दिनों का पर्व होता है, 10 दिनों का पर्व होता है, ठीक है। तो ओणम पर्व, बाकी ये दोनों तो ये तो पंजाब के हैं, ये दोनों क्या हैं, पंजाब के हैं। मकर संक्रांति तो हालांकि कई राज्यों में होता है, जैसे यूपी है, बिहार है यहाँ पे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओणम पर्व। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किया, वर्ष कब किया था, 1912, 1914, 1916, 1910, तो ये क्या था 1916 में, ठीक है। तो 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, में जो क्या हुआ था, लखनऊ में या लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था, इसमें अध्यक्ष बनाया गया था, वो थे आपके कौन, मजुमदार, ठीक है ना, मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार, ऐसे था को अंबिका चरण मजुमदार, ये क्या थे, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इसमें ही जो आपके लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस लखनऊ अधिवेशन में ही 2 समझौते हुए थे, 2 समझौते हुए थे, कौन कौन से, एक तो हुआ था कह सकते हैं कि नरम दल व गरम दल क्या हो गए, एक हो गए, और दूसरा कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी वह कांग्रेस भी क्या हो गई, एक हो गई, कांग्रेस भी एक हो गई, ठीक है। तो मुस्लिम लीग या कांग्रेस लीग समझौता भी इसे कहते हैं, इसको एक नाम क्या देते हैं, इसे कहते हैं, इसे हम लोग कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं, समझौता भी कहते हैं, ठीक है। और 1916 में ही आप देखेंगे तो बिहार से जो राजेंद्र शुक्ल कह सकते हैं कि जो आए थे, गांधी जी को आमंत्रित किया था, वो बिहार लेके गए थे अपने किसानों के लिए समस्याओं को लेकर, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है, सॉरी राजकुमार शुक्ल थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है, अवसादी चट्टान कह रहा है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, सैल, मृतिका। तो देखो अवसादी नहीं है तो वो नहीं है ग्रेनाइट, क्योंकि आपको पता है कि जो चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं,
चट्टान जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो देखो, एक होगा आपका आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स, एक होता है कौन सा? अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, एक होता है कायांतरित या रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक ये होता है। अब इनके कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये आग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण बहुत ही मिल जाते हैं आपके, बहुत ही ये फेमस हैं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ठीक है, अवसादी की बात करते हैं तो अवसादी में आ जाएगा कौन सा आपका? चूना पत्थर आ गया, चाक आ गया, लाल बलुआ पत्थर आ गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप देखेंगे डोलोमाइट आ गया, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। कायांतरित वाले में देखा जाएगा, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे इसमें संगमरमर आ गया, संगमरमर आ गया। जैसे इसमें नीस आ गया। ठीक है, नीस आ गया। जैसे इसमें आपका शिस्ट आ गया। ठीक है, शिस्ट आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेयस मतलब आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले यही चट्टान बनी थी, आग्नेय चट्टान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है 18 नंबर। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश डैश पर निर्भर करता है। किस पे? वर्षा जल संचयन पर, प्राकृतिक वनस्पति पर, प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग पर, या हाई इल्ड वैरायटी प्रोग्राम। देखो, तो ये सही आंसर है आपका क्या है इसमें? हाई इल्ड वैरायटी। ये देखो इसका फुल फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, HYV पूछा गया है, तो यह है हाई इल्ड वैरायटी। ठीक है, तो इसके पे निर्भर करेगा हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति ध्यान रखिएगा कि ये कब शुरू हुआ था? 3rd 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ था। ठीक है, 3rd 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था क्या? हरित क्रांति। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन 3 राज्यों में पड़ा है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। ठीक है, हरित क्रांति का ये प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते कौन? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति के जनक। और भारत में कैसे कहा जाएगा? तो है MS स्वामीनाथन। ये भारत में है। जबकि हरित क्रांति शब्द का यूज किसने किया था? ये कहा जाए कि जो आपका हरित क्रांति है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो है एक डॉक्टर विलियम गॉड। इन्होंने शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 19 नंबर। तिरुवातिरकली त्योहार मुख्य रूप से निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, ये निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, असम, पंजाब या केरल। अब देखो ये नाम ही लग रहा है कि साउथ इंडिया का जैसा नाम है, तो अब साउथ इंडिया का राज्य ढूंढ लो, तो कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। उड़ीसा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नुआखाई त्यौहार बड़ी फेमस है। नुआखाई त्यौहार बड़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो धानु यात्रा बड़ी फेमस है, यहाँ पे धानु यात्रा। इसके अलावा बाली यात्रा, रथ यात्रा भी फेमस है। ठीक है, ये असम में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अम्बुबाची मेला बड़ी फेमस है कामाख्या मंदिर में। अम्बुबाची मेला बड़ी फेमस है किस मंदिर में? कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? गुवाहाटी में है, नीलांचल पर्वत पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आ जाओ, आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश डैश में शुरू की गई थी कब? 1951, 1901, 1961 या 1971। तो सही आंसर क्या है उसका? तो ये है 1951, यानी 1951 से लेकर 1971
1956 तक ये शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका मॉडल क्या था, इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया था या प्राथमिकता किसको दी गई थी, प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो वो थी क्या, कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई थी। यानी 1951 से लेकर 1956 के बीच में जो भी कार्यक्रम होगा वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत ही किया गया होगा, ठीक है। चाहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय प्रसार सेवा हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसी समय होंगी। तो आपके ये के 20 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।